वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली ये क्या चीज़ है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं चार्ज की एट रेस्ट। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्जेस बेसिकली पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिससे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब उनकी विरासती इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सिंपल हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है बेसिकली एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि अगर फर्स्ट करें, हम जानते हैं एटम, एटम क्या चीज़ है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, उसमें क्या है कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, जिससे नेट चार्ज क्या होता है, उसका सिफर होता है। अब उसमें से हम क्या करें, फर्स्ट करो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो किसकी तादाद बढ़ गई, प्रोटॉन्स की, तो उसमें क्या चार्ज अपेयर होगा, पॉजिटिव। इसी तरह उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं तो किसकी तादाद बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें कौन सा चार्ज अपेयर हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी डाल देंगे तो नेगेटिव चार्ज, निकाल लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये चार्जेस हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चार्जेस कितनी तरह के होते हैं, हमारे पास दो तरह के चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, वो क्वांटाइज होते हैं। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है बेसिकली कि आपके पास चार्ज फिक्स होता है, मतलब कि आपके पास फर्स्ट करो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर चार्ज कितना होगा, 1.6910⁻⁻19। अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो गया तो इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इससे डबल हो जाएगा, अगर तीन होंगे तो इससे ट्रिपल हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका हाफ नहीं होगा। ये 1.6 है, कभी ऐसा नहीं होगा कि इस स्पीशीज के ऊपर इसका हाफ चार्ज। ठीक है, मतलब इतना मुकम्मल होगा, या तो मुकम्मल इलेक्ट्रॉन निकलेगा या मुकम्मल इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर होगा। ठीक है, सिमिलर एक एमसीक्यू पूछा जाता है अक्सर कि एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कॉलम में 6.2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कॉलम होता है। ठीक है, अब चार्ज को इन्वेंट किसने किया था, चार्ज को 1742 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था जिसने इन्वेंट किया था। ठीक है, फिर इन चार्जेस को ये जो साइन दिए गए पॉजिटिव और नेगेटिव, ये किसने दिए थे, ये एक अमेरिकन स्टोर्ट्समैन एक साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या किए थे, यानी साइंस असाइंड किए थे। ठीक है, अच्छा अब ये जो चार्जेस होते हैं इनके दरमियान क्या होती है, हमने बात की फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन से निकले हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसे कहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एटम बनाने या मॉलिक्यूल बनाने में क्या करती है, होल्ड करके रखती है। एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस को होल्ड करने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए हमारी बॉडी जो है वो भी एटम और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ होल्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सिमिलर आपको एक और नजर आ रहा है, ये किसका बना हुआ है, एटम और मॉलिक्यूल का। इसकी जो फोर्सेज है वो होल्ड किसकी मदद से हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से। टेबल हो गया, चेयर हो गया, इवन आपको जो चीज भी नजर आ रही है ये सारी की सारी अपनी शेप में किस वजह से हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अगर फर्स्ट करें इलेक्ट्रिक फोर्स ना होती तो फिर क्या होता, तो फिर आपने रेत को देखा है, अगर रेत को आप इकट्ठा करें एक बड़ा सारा टीला बनाए, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ेंगे तो फौरन क्या हो जाता है, बिखर जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल के दरमियान फोर्स ना होने के बराबर होती है, या अज्यूम कर लेते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होती। तो सेम अगर हमारे मॉलिक्यूल और एटम्स के दरमियान फोर्सेस ना होती तो अगर हम जैसे अपने खड़ा हुआ ऐसे खड़ा होता तो जैसे ही वो छोड़ा जाता मैं फौरन क्या हो जाता, रेत की तरह बिखर जाता। तो जितनी ये खूबसूरती आपको नजर आ रही है, मुख्तलिफ शेप्स नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी किसकी बदौलत होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अच्छा इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को समझने के लिए अपना एक लॉ पेश किया था जिसको उसने नाम दिया कूलम्ब्स का। तो उसने बताया था कि उसने ये मेजर करने की कोशिश की कि चार्जेस के दरमियान वो फोर्स होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, और किसके बढ़ाने से बढ़ती है और किसके कम करने से कम होती है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कूलम्ब्स लॉ। उसे हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। देखें इंट्रोडक्शन क्या है। इन 1785 फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम्ब
measure the force between charges, यानी ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। आपके बुक में ये डेट गलत लिखी है 1785 है, वहाँ लिखी है 84, इसे दुरुस्त कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, उसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को वापस हम समझेंगे। अब देखें, हमने फर्स्ट एक चार्ज की मैग्नीट्यूड है Q1, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है Q2, ठीक है। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है, ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा वो F21 है, और ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा वो F12 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, ठीक है। तो ये क्योंकि सेम चार्जेस हैं तो इसलिए इनके दरमियान कौन सी रिपल्शन की फोर्स, ये क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान क्या है, अट्रैक्शन की फोर्स है आपके पास, ठीक है। हम फिलहाल इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि फर्स्ट करो इनके दरमियान जो म्यूचुअल फोर्स है वो कौन है, F। म्यूचुअल फोर्स कौन है, F। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है Q1 मल्टीप्लाई बाय Q, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ ये फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरीके से आपके पास यही जो फोर्स होती है आपके पास चार्जेस के दरमियान वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है आपके पास, ठीक है। अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का सिंबल खत्म करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, K बराबर है क्या है, सॉरी F बराबर है K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर K क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये K आपके पास क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, और उसको कहते क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। ये को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें Q1 Q2 R स्क्वायर और F मेजर किए जाते हैं, ठीक है। उन सिस्टम के यूनिट पर डिपेंड करता है जिसमें F Q1 Q2 और R स्क्वायर मेजर किए जाते हैं। दूसरा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी जो ये चार्जेस हैं इनके दरमियान जो मीडियम रखेंगे उसकी नेचर पे ये K की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। अब ठीक है स्पेस, तो देखिए हमने जो चार्जेस लिए थे उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं रखा। तो फ्री स्पेस के लिए कहते हैं K का जो फार्मूला है वो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है आपके पास। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बच्चे ये दोनों के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कौन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कौन सा है। तो K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, याद रखें। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिट करना, इजाजत देना, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको ये बताता है कि ये जो स्पेस है जो इसके दरमियान मीडियम है चार्जेस के दरमियान, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना अलाउ करता है पास होने के लिए। यानी ये चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा सकता है, ये वाला चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगा सकता है। तो उस फोर्स को पास कौन होने देता है, ये मीडियम। उस मीडियम की परमिटिविटी कौन बताता है, ये एप्सिलॉन नॉट बताता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है आपके पास। अगर इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, देखें K बराबर है आपके पास 1/4, पाई की कीमत कितनी होती है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट कितना है 85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी ये वाले जो यूनिट है वो इनवर्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक हो गया। तो ये कीमत किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, और ये कीमत किसकी है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक हमने निकाला। अब जरा गौर करें, आपके पास हमने क्या कहा था, आपके पास ये फोर्स की क्या बता रहा है आपके पास कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। यही आपके पास क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट है। देखिए जरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
force charges are inversely proportional to square of distance between the charges। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक हमने निकाला। अब ये जो फोर्सेस होती हैं ये बेसिकली क्या है, आपके पास म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी कैलकुलेट की थी मैग्नीट्यूड। क्या चीज कैलकुलेट की थी? मैग्नीट्यूड। इसको हम कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई? ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, सेपरेट फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं कि Q1 पर कितनी फोर्स लग रही है, Q2। सर यहाँ से देखें ये Q1 क्या कर रहा है, Q2 पर फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, F21। ठीक है, और ये R21 क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर आपको पता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है आपके पास। ठीक हो गया। तो डायरेक्शन इसकी कहाँ है, Q1 से Q2 की तरफ। इसे कहेंगे फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 वो कितनी होगी आपके पास, इसको हम लिखेंगे F बराबर है F21 इज इक्वल टू, अच्छा ये आपके पास K है, K की जगह हम लिख सकते हैं 1 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ क्या आ जाएगा Q1 Q2 ओवर क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर क्या है 2 1। अच्छा ये क्या थी, मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड होती थी तो यहाँ पर हमने देखे वेक्टर नहीं लगाया। ठीक है, अब डायरेक्शन भी आ गई तो फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, वेक्टर का सिंबल ही लगा देंगे। ठीक हो गया। ये फोर्स है आपके पास, जो कौन लगा रहा है, 2 पर 1 की फोर्स, 2 पर 1 की फोर्स। इसी तरह 1 पर कौन फोर्स लगाएगा, 2, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, F बराबर है 1 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और साथ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास 1 2। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ आपके पास लेफ्ट, ये राइट, इसकी लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये क्या चीज़ है आपके पास, मैग्नीट्यूड। ये भी क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन सिर्फ क्या चीज़ इनके ऑपोजिट है, डायरेक्शन चेंज है। यानी आपके पास R12 जो है वो इक्वल है किसके, R21 के बराबर तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं आपके पास कि F21 भी जो है वो बराबर होगा किसके, F12 की ऑपोजिट होगी आपके पास। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि Q1 Q2 पर जितनी फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 भी क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हो गया कि कॉलम लॉ जो है वो क्या काम करता है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी क्या करता है, वो ब्रेक करता है। ठीक हो गया, मतलब ठीक है। तो इसी तरह फिर और बात आपके पास, जो ये चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती है आपके पास, ये क्या चीज़ है आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो चार्जेस के दरमियान पाई जाती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं। तो ये हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हमने यहाँ बात की कि आपके पास जो ये चार्जेस हैं इनके दरमियान क्या फ्री स्पेस है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा ये फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में आपके पास फोर्स हमारे पास ये निकल के आती है। ठीक हो गया। या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि F आपके पास क्या है, ये फ्री स्पेस में F बराबर है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 ओवर क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है। अच्छा अगर फर्ज करो आपके पास यही चार्जेस हैं, ठीक है, ये कोई चार्जेस है, फर्ज करो हम क्या कर देते हैं, तो मीडियम रख देते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम है आपके पास। ठीक है, तो इंसुलेटर हम रख देते हैं। तो इंसुलेटर को हम क्या कहेंगे, द इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। तो कोई भी इंसुलेटर जो हम चार्जेस के दरमियान रखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब जब हम इसके दरमियान ये डाइइलेक्ट्रिक्स रखेंगे तो ये जो आपके पास कॉलम फोर्स है ये बेसिकली क्या हो जाएगी, आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो कॉलम फोर्स आपके पास क्या है, इसको हम लिखेंगे F, और साथ में यहाँ क्या लिख देंगे, मीडियम। मीडियम क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब हमने मीडियम रख दिया है। तो फोर्स क्या थी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ क्या है Q1 Q2 ओवर क्या हो गया आपके पास R स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स आपके पास क्या थे, विदाउट मीडियम। जब मीडियम आ जाएगा तो मीडियम के लिए यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन R। क्या कहते हैं,
एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या चीज है? ये एप्सिलॉन आर जो होता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक हो गया। अच्छा अब जरा गौर करें, इसको देखें और इसको, इन दोनों में अगर हम बाहर निकाल लें तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो 1 ओवर एप्सिलॉन आर बाहर आ गया। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास? अंदर अगर आप गौर करें तो अंदर यहाँ से क्या बचा? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ क्या आ गया? Q1 Q2 ओवर क्या आ गया? आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ है आपके पास? एफ मीडियम, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा गौर से देखें, ये क्या चीज़ है आपके पास? ये सेम वही फोर्स नहीं है विदाउट मीडियम वाली, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ आप क्या रख सकते हैं? एफ रख सकते हैं। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? हम कहेंगे एफ मीडियम जो है यानी मीडियम वाली फोर्स वो बराबर होगी 1 ओवर एप्सिलॉन आर और इनटू एफ, ठीक हो गया। अच्छा अगर इसको हम यहाँ ले आए, इससे उधर ले जाएं तो आपके पास ये सिंपल इसको कहते हैं कि आपके पास इसी को अगर हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन एफ मीडियम बराबर है एफ ओवर एप्सिलॉन आर। ये एक आपके पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूले की मदद से क्या है, अगर आपको कहे कि विदाउट मीडियम फोर्स आपको दी जाए और आपसे रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की दे दी जाए तो आपसे कहें कि मीडियम वाली फोर्स निकालें, तो आप क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीडियम निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मीडियम की फोर्स दे दी जाए और रिलेटिव परमिटिविटी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि विदाउट मीडियम निकालें, तो आप इसको इधर ला के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विदाउट मीडियम वाली फोर्स आपसे निकल आएगी, ठीक है। अच्छा इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इस रिलेटिव परमिटिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे हो? इसको कर रहे हैं आपके पास एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ओवर एफ मीडियम, ठीक है। ये रिलेटिव परमिटिविटी की यहाँ से हम डेफिनेशन कर सकते हैं। अब देखें ये क्या चीज़ है आपके पास? ये इक्वेशन हमें बता रही है ये फोर्स है, फोर्स बिटवीन चार्जेस विदाउट मीडियम। ये क्या बता रही है? फोर्स बिटवीन चार्जेस विद मीडियम। फोर्स बिटवीन चार्जेस विदाउट मीडियम और फोर्स बिटवीन चार्जेस विद मीडियम, ठीक है। तो दो चीजें जब बटा में हो तो उसको हम रेशियो पढ़ते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो बिटवीन फोर्स बिटवीन चार्जेस विदाउट मीडियम टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस, रेशियो है फोर्स बिटवीन चार्जेस विदाउट मीडियम टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस विद मीडियम आपके पास, ठीक है। और एप्सिलॉन आर जो होता है आपके पास, जो स्पेस के लिए होता है आपके पास वो नियर अबाउट 1 होता है और एयर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.000 समथिंग डेट इस तरह से आपके पास होती है। यानी सिंपल हम अगर बात करें तो ये हमेशा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है आपके पास, ठीक हो गया। और ये मुख्तलिफ आपके पास एक टेबल दिया है उसमें इसकी सारी वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन याद रखें कि इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास कंडक्टर के लिए वो क्या होती है? कंडक्टर के लिए क्या हो जाती है? इंफिनिटी हो जाती है आपके पास, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई कंडक्टर लेते हैं, इंसुलेटर मीडियम की जगह इंसुलेटर की जगह आप क्या रखते हैं? कोई कंडक्टर रखते हैं, तो फिर क्या होगा आपके पास? देखिए इस इक्वेशन को अगर आप यूज करें तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बता रही है? देखें इसको अगर हम यहाँ से करें, F बराबर है क्या हो गया आपके पास? F मीडियम, यानी मीडियम के दरमियान कितनी फोर्स होगी? F ओवर क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या रखें हम लोग? इंफिनिटी। समथिंग ओवर इंफिनिटी क्या होता है आपके पास? 0, यानी मीडियम अगर इंसुलेटिंग मीडियम रखेंगे तो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी आपके पास? 0, ठीक हो गया, ठीक है। तो मीडियम को हम यानी कंडक्टर को एज ए मीडियम हम इस्तेमाल नहीं। अब हम बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जब कूलम्ब लॉ जो है एप्लीकेबल होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे, इस पे एप्लीकेबल होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे। तो बात ये कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस दोज चार्जेस, ये क्या होते हैं? दोज चार्जेस whose size, जिनका साइज होता है इज वेरी स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। यानी वो चार्जेस जिनका साइज अपने दरमियान चार्जेस के दरमियान जो फासला होता है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो। मिसाल के तौर पर देखें आपके पास में एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। अब देखें इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इनका अपना साइज जो है इस फासले के मुकाबले में क्या है? बहुत कम है, ठीक है। इसी तरह इट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल लॉ।
ये क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ के बिल्कुल सिमिलर होता है, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखें ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा था, F बराबर है क्या होता है, G m1 m2 ओवर क्या है r स्क्वायर। ये भी सेम कोई नहीं है, देखो F बराबर है कि q1 q2 ओवर r स्क्वायर, ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, ये भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ऐसी फोर्स जिसमें वर्क डन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है पाथ फ्लो से, या फिर वर्क डन जो होता है क्रॉस पाथ में क्या होता है, जीरो होता है आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो ये क्या करता है, हमेशा जो ये लाइन है, ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, इसकी सीमत में क्या करती है, अमल करती है। ये ऊपर नीचे कहीं फोर्स अमल नहीं करती, यानी जो दो चार्जेस के दरमियान सेंटर में लाइन होती है, इस लाइन की सीमत में ये फोर्स एक्ट करती है। इसीलिए इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक है बेटा, ये तो था आज का लेक्चर।